आगे ग्रामीण व्यवस्था व निर्माण संबंधी कार्यों में कुछ और है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। सामान्य कार्य के अधीन योजना बनाना, बजट तैयार करना, अतिक्रमण हटाना, बाढ़, सुखाड़ आदि प्राकृतिक जो आपदा होता है उसको आपदाओं के समय आम जन को सहायता प्रदान करना, गांवों के अनिवार्य सांख्यिकी आंकड़ों को सुरक्षित रखना। अगला, धर्मशालाओं, छात्रावासों एवं अन्य वैसे संस्थानों का निर्माण एवं उसका रख रखाव करना, ये ग्राम पंचायत की ग्रामीण व्यवस्था और निर्माण संबंधी कार्य हैं। दोस्तों, आप जैसा कि जान रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सारे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को ही दिए गए हैं। ग्राम पंचायत अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। एक तरह से समझा जाए तो ग्राम पंचायत भी जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार है, उसी तरह से हमारा ग्राम पंचायत सरकार भी आता है। ग्राम पंचायत अपने आप में एक सशक्त और एक स्वायत्त सरकार है, परंतु अभी महात्मा गांधी के सपनों को साकार नहीं किया गया है। इस एक जो कहते थे कि ग्राम पंचायत जो है बिल्कुल एक अच्छी यूनिट बननी चाहिए, वो अभी सपना अधूरा है। वो भी होने पर हमारा भारत जो है अग्रसर है। आगे हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां कौन कौन सी होती हैं। ये धारा 25 में उल्लिखित है। ग्राम पंचायत, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चीज को चलाने के लिए हमारे क्या जरूरत है, तो मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है। बिना मंत्रिमंडल का कोई भी सरकार नहीं चलता है। सरकार में एक हेड होते हैं, जैसे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री हो गए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री हो गए, उसी तरह से ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया उसके हेड होते हैं, तथा उनके साथ साथ जो भी उनके जो ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य जीतते हैं, तो वो वार्ड सदस्य क्या होते हैं, तो वो सभी मंत्रिमंडल के रूप में काम करते हैं। अब ग्राम पंचायत में कौन कौन से मंत्री होते हैं, कौन कौन से मंत्रिमंडल हैं, उस पर हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ मंत्रिमंडल का नाम नहीं दिया गया है, यहाँ योजना समिति के रूप में नाम दिया गया है। और ये सारी जो समितियां हैं वो टोटल 6 हैं, यानी 6 समितियों का गठन किया जाता है। जो समिति गठन होती है उसी समिति का कार्य है पूरे क्रियान्वयन करना, बजट से लेकर के हर चीज का। आइए अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी समितियां हमारे ग्राम पंचायत में हैं, कौन कौन से मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करती हैं। इनमें पहला होता है योजना समन्वय एवं वित्त समिति, दूसरा होता है उत्पादन समिति, तीसरा है सामाजिक न्याय समिति, चौथा है शिक्षा समिति, पांचवा है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, और छठा है लोक निर्माण समिति। यानी ये सारी समितियां जो है यही सब मिल करके और क्या करती हैं, सभी वास्तविक एवं व्यवहारिक विकेंद्रीकरण पे सारे कार्य को करती हैं। पहला हम लेते हैं सबसे पहले योजना एवं समन्वय और वित्त समिति। इस समिति के कार्यों को हम जानेंगे कि ये समिति कैसे गठित होती है और उसके कार्य क्या हैं। दोस्तों, ये योजना समन्वय व वित्त समिति यह समितियों का समिति है। जितने भी हमारे 6 समितियां हैं ग्राम पंचायत में, उस सारी समितियों का ये समिति है। एक तरह से कहा जाए तो ये सारी समितियों का हेड है, यह सर्वोच्च समिति है। अन्य सभी समितियों के कार्यों का समन्वय करते हुए उनका निष्पादन करती है। साथ ही जो कार्य अन्य समितियों के प्रभार में नहीं है वह कार्य यह समिति संपादित करती है। दूसरा है उत्पादन समिति। यह समिति कृषि, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खादी, ग्राम या कुटीर उद्योग तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्य को करती है। तीसरी समिति है सामाजिक न्याय समिति। यह समिति अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के साथ ही कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक अन्याय से बचाने तथा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण संबंधी कार्य को करती है। चौथा समिति है शिक्षा समिति। इस समिति के जिम्मे मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं जन शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप शामिल होते हैं। पांचवा है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। इस समिति द्वारा लोक कल्याण, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य को किए जाते हैं। छठा है लोक निर्माण समिति। इस समिति का मुख्य कार्य ग्रामीण आवास, जलापूर्ति स्रोत, सड़क के आवागमन के अन्य माध्यमों, ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ साथ सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्यों में सम्मिलित होता है।
उपरोक्त सभी समितियों का गठन नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। इन नियमों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो वे समिति का कार्य वैध नहीं होता है। उपरोक्त सभी समितियां कैसे गठित होती है उस पर हम चर्चा थोड़ा करेंगे। उपरोक्त सभी समिति में अध्यक्ष के साथ साथ न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 सदस्य होते हैं। यानी सभी समितियों में एक अध्यक्ष और साथ साथ 3 न्यूनतम और अधिक से अधिक 5 सदस्य होते हैं। प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के प्रभावी निष्पादन हेतु विशेषज्ञों एवं जनहित से प्रेरित व्यक्तियों में से अधिक 2 सदस्यों को समिति में को ऑप्ट कर सकती है। यानी जिस समिति का हम गठन कर रहे हैं उसके विशेषज्ञ अगर उस ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंतर्गत में हैं तो उनको लेकर के उस समिति में शामिल किया जा सकता है, जिनकी संख्या कम से कम अधिक से अधिक 2 हो सकती है। योजना समिति एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य अध्यक्ष मुखिया होंगे और मुखिया होते हैं और वह निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक समिति के लिए अध्यक्ष को नामित करते हैं। योजना समन्वय एवं वित्त समिति सहित 3 से अधिक समितियों के अध्यक्ष का प्रभार मुखिया जी नहीं रखते हैं। यानी मुखिया जी अधिक से अधिक 3 समितियों के प्रभार को रखेंगे। प्रत्येक समिति में न्यूनतम 1 महिला सदस्य जरूरी है। यानी बिना एक महिला सदस्य का कोई भी समिति जो है पारित नहीं होगा, गठन नहीं होगा। सामाजिक न्याय समिति का एक सदस्य उपलब्धता के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्य जरूर होंगे। जहां तक संभव हो ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य 3 समितियों से अधिक में नहीं होंगे। पंचायत सचिव योजना समन्वय एवं वित्त समिति का सचिव होते हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा उनके द्वारा इनके लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अन्य अस्थायी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित कर सकते हैं। इसका अधिकार जिलाधिकारी को प्राप्त है। ग्राम पंचायत के सामान्य मार्गदर्शन पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन अस्थायी समितियां का उपयुक्त कार्यों का संपादन करती है। अब आइए जानकारी हम ग्राम पंचायत के अंतर्गत लेते हैं कि मुखिया की जिम्मेवारी क्या क्या है जो धारा 17 में वर्णित है। सबसे पहला, मुखिया ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करना एवं उनकी अध्यक्षता करना। दूसरा, बैठकों के कार्य व्यवहार संभालना और उनके अनुशासन कायम रखना। तीसरा, एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें आयोजित करना। पूंजी कोष पर विशेष नजर रखना। पांचवा, ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रशासन की देखरेख करना। छठा, ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों की देखरेख और दिशा नियंत्रित करना। सातवां, ग्राम पंचायत की कार्य योजनाओं प्रस्तावों को लागू करना। आठवां, नियमानुसार रखी गई विभिन्न रजिस्टरों के रख रखाव का इंतजाम करना। नौवां, ग्राम पंचायत द्वारा तय किए गए टैक्सों चंदों फीसों का वसूली का इंतजाम करना। 10वां, विभिन्न निर्माण कार्यों को क्रियान्वित करने का इंतजाम करना। और 11वां, राज्य सरकार का एक्ट या अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों का कार्यों को पूरा करना। ये सारे कार्य हमारे मुखिया के हैं। अब आइए थोड़ा चर्चा करते हैं उप मुखिया की जिम्मेवारियां क्या क्या है। मुखिया द्वारा समय समय पर लिखित आदेश के रूप में सौंपे गए शक्तियों कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। साथ ही ग्राम पंचायत के सामान्य या विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्देशित कार्यों का निर्वहन करते हैं। मुखिया की अनुपस्थिति में मुखिया द्वारा संपादित किए जा रहे सभी शक्तियों कार्यों एवं कर्तव्यों का अक्षरशः निष्पादन और निर्वहन करते हैं। ग्राम पंचायत का स्टाफ क्या होता है, थोड़ा जानकारी हम लोग इस पर प्राप्त करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकारी नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है। यानी पंचायत के जो पंचायत सचिव होते हैं वो क्या होते हैं, सरकारी होते हैं, सरकारी नियुक्त किए जाते हैं। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कार्यालय का प्रभारी होता है और उसके सभी कर्तव्यों का निष्पादन सरकारी निर्देशों के अनुसार बिहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति अधिकार एवं कर्तव्य नियमावली 2011 के तहत करना है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के संचालन के लिए भुगतान के आधार पर अवैतनिक कर्मचारियों तथा व्यवसायिकों की सेवा राज्य सरकार के दिशा निर्देशन के अनुसार ले सकती है। अब आता है ग्राम रक्षा दल का गठन।
ये ग्राम रक्षा दल क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा थोड़ी करेंगे। सामान्य पहरा, निगरानी एवं आकस्मिक घटनाओं जैसे आगलगी, बाढ़, बांध में दरार, महामारी, चोरी, डकैती आदि का सामना करने, सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा सरकार द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्यों को संपादित करने हेतु विहित रीति से एक दलपति का नियुक्ति किया जाता है। एक दलपति के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम रक्षा दल गठित किया जाता है। ग्राम रक्षा दल में ग्राम के 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के शारीरिक रूप से सभी योग्य व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। ग्राम रक्षा दल के सदस्य जो होते हैं उसका गठन, कर्तव्य एवं उपयोग के लिए सरकार नियम बनाती है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या संबंध है, इस पे थोड़ा हम चर्चा करने जाएंगे। ग्राम पंचायत के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए सभी 29 विषयों के कार्यों के अनुसार ग्राम सभा के प्रति मुखिया, उप मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य उत्तरदायी होते हैं। ग्राम सभा के निर्णय को ग्राम पंचायत की बैठक द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। मुखिया या ग्राम पंचायत सदस्यों के कार्यकलाप से संबंध में ग्राम सभा की बैठक में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों एवं ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण ग्राम सभा में रखा जाता है। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों के रचनात्मक सहयोग से ग्रामीण विकास की योजनाओं को सुगमता से क्रियान्वित किया जाता है। ग्राम पंचायत की संपत्ति और निधि क्या है, जो धारा 26 यानी 26 में लिखित है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायतों के संपत्ति अर्जन करने, धारण करने तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उसका निपटान करने की शक्ति प्राप्त है। पंचायतों के विभिन्न स्रोतों से जो धन प्राप्त होता है उसे पंचायत निधि में जमा किया जाना है। पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर जो खर्च आता है उसे इस निधि के प्रयोग से पूरा किया जाता है। इस संबंध में ऐसे नियम हैं जो पंचायत निधि से धन प्राप्त करने या धन निकालने की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं। इस नियमों का कड़ाई से पालन करना बेहद जरूरी है। ग्राम पंचायत द्वारा करारोपण, जो धारा 27 में उल्लेखित है। करारोपण मतलब कर लगाना। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना कर का देश नहीं चलता है, राज्य नहीं चलता है, उसी तरह पंचायत भी नहीं चलता है। पंचायतों को भी अधिकार है कि वह कर लगा सकती है। जिस तरह से आप इनकम टैक्स या अभी सेवा कर देते हैं, GST भरते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसी तरह से ग्राम पंचायत भी अपना कर लगा सकती है। ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति अधिनियमों के प्रावधान के तहत है। इसके अंतर्गत होल्डिंग कर, संपत्ति कर, सभी प्रकार की आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर कर लगा सकती है। व्यवसायों, व्यापारों आदि पर लगाए जाने वाले कर, जल कर, प्रकाश का कर और स्वच्छता का कर आदि सम्मिलित हैं। परंतु फीस शुल्क जो होगा सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पंचायतों को वित्तीय सहायता एवं अन्य साधन। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, जिसे राज्य सरकार स्वीकृत कर अधिसूचित कर दिया हो, के आधार पर प्रत्येक पंचायत को राज्य कोष से सहाय अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद अपने अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत अधिनियमानुसार सरकार द्वारा अधिकतर दर की तहत कर शुल्क लगा सकते हैं। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है फीस संग्रह कर सरकार के निर्देशानुसार टैक्स लगा सकते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, जिला परिषद क्रमशः ग्राम पंचायत के नाम से ग्राम पंचायत निधि, पंचायत समिति के नाम से पंचायत समिति निधि एवं जिला परिषद के नाम से जिला परिषद निधि का गठन करते हैं और जमा खाते में अपनी राशियां जमा कर एवं व्यय कर सकते हैं। बजट, धारा 29 बजट में संभावित सभी आय एवं व्यय का वार्षिक आकलन होता है, जिसमें प्रस्तावित कार्यक्रम का वित्तीय विवरण प्रकट होता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए बजट उसके 1 वर्ष के कार्यक्रम का स्वीकृत दस्तावेज है। कोई भी व्यय बिना बजट के अनुमोदन के नहीं होता है।
अधिनियम में ग्राम पंचायत का बजट का प्रावधान है, जिसके आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत अपना वार्षिक बजट अर्थात आय एवं व्यय का वार्षिक बजट तैयार करती है और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इसे अनुमोदित करती है। उस बैठक के लिए अन्य बैठकों की भांति कम से कम कुल सदस्यों के 50% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अधिनियम के आलोक में बजट एवं अकाउंट्स रूल का गठन प्रक्रियाधीन है। नियमावली के गठन तक बिहार ग्राम पंचायत लेखा नियमावली 1949 के आलोक में मुखिया द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म संख्या 6 में बजट प्राकलन तैयार किया जाएगा एवं प्रति वर्ष 15 फरवरी तक स्वीकृत कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले 31 मार्च तक का होता है। बजट, जैसा कि इसको संक्षेप भाषा में हम समझ सकते हैं कि बजट जो होता है वो हमारे पूर्व खर्च जो होता है, खर्च का अनुमान है। जो हम खर्च करना चाहते हैं उसका पूर्वानुमान को हम लोग बजट कहते हैं। जैसे हमारा जो मंथली मिलता है, हम जो भी कमाते हैं तो हम अपने 1 महीने का जो पूर्वानुमान करते हैं कि हमें राशन पे कितनी खर्च करना है, या हमें दूध वाले को कितना देना है, किराया कितना देना है, बच्चों की फी क्या देना है, ये हमारा क्या होता है, बजट होता है। उसी को हम लोग बजट कहते हैं। उसी तरह से ग्राम पंचायत में 1 वर्ष में किए जाने वाले सारे जो भी खर्च हैं उसका एक अनुमानित आकलन को बजट कहा जाता है। आगे हम समझेंगे लेखा, जो धारा 30 में वर्णित है। लेखाकरण एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग किसी भी संगठन के लेन देन संबंधी कार्यों का रिकॉर्ड रखने, उन्हें वर्गीकृत करने और इन्हें सारणीबद्ध रूप से संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न स्रोतों से निधियां प्राप्त होती हैं। पंचायतों के लिए जरूरी है कि वह लेखाकरण संबंधी कार्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुव्यवस्थित लेखाकरण प्रक्रिया का अनुसरण करे। पंचायती राज संस्थाओं के स्वास्थ्य, बेहतर एवं पारदर्शी लेखा प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पंचायतों के लिए मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम निर्धारित किया गया है। यह इसमें सरल प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम प्रणाली है, जिसमें इस प्रणाली में सूचना एवं संचार के तकनीक के माध्यम से वित्तीय प्रतिवेदन बनाने की सुविधा प्राप्त होती है। राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या 4868 दिनांक 5/7/2010 द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 30, 58 एवं 85 के तहत राज्य के ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बिहार सरकार पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के निर्धारित मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम प्रपत्र में 1/4/2010 में लेखा संधारण का निर्णय लिया गया है। आगे हम समझते हैं ऑडिट यानी अंकेक्षण, जो धारा 31 में उल्लेखित है। किसी भी ग्राम सभा के लेखा अंकेक्षण यानी ऑडिट भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा प्रति वर्ष कराया जाता है। यानी हर ग्राम पंचायत को हर साल ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। पंचायतों की जवाबदेही। पंचायतें स्थानीय क्षेत्रों की प्रतिनिधि सरकारें हैं। इन संस्थानों के निर्वाचन प्रतिनिधि जिस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उन सभी के लिए वे जवाबदेह भी हैं। इन्हीं जवाबदेही 2 स्तरों पर होता है। पंचायतों को राज्य सरकार की निधियां मिलती है, अतः वह अपनी राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। पंचायतें लोकतांत्रिक संस्थान है, वहाँ इनकी मुख्य जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति है जिन्होंने इन्हें चुना है। इन दोनों स्तरों पर इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को अपनी गतिविधियों में संबंध बेहद सजग रहना जरूरी होता है। पारदर्शिता। पंचायतों को अपने वित्तीय लेन देन के संबंध में पारदर्शिता, स्पष्टता बनाई रखनी होनी चाहिए। सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार कोई भी नागरिक पंचायत के किसी भी वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचना की मांग कर सकता है। जब कभी ऐसी सूचना की मांग की जाए तो पंचायतों को बिना विलंब किए तत्काल समस्त सूचना प्रदान करनी चाहिए। मुखिया उप मुखिया द्वारा त्याग पत्र दिया जाना धारा 18 के 1 एवं 2 में उल्लेखित है।
मुखिया, उप मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा त्याग पत्र प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर, जी हाँ 7 दिन के अंदर यदि मुखिया उप मुखिया द्वारा स्वयं लिखकर त्याग पत्र वापस नहीं लिया जाता है तो त्याग पत्र प्राप्ति की तिथि से 8वें दिन वो प्रभावित हो जाएगा। मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाएंगे? धारा 18(4)(1) के द्वारा इसमें उल्लिखित है कि मुखिया के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाए। अगर कोई मुखिया अच्छा से कार्य नहीं करते हैं, उनके कार्यों में कोई त्रुटि है या जनता उनसे असंतोष है तो मुखिया या उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। मुखिया को ग्राम पंचायत के मतदाताओं की विशेष तौर से बुलाई गई बैठक में साधारण बहुमत अर्थात कुल मतदाताओं का 50% प्लस 1 यानी एक अधिक के अविश्वास मत पारित कर हटाया जा सकता है। ऐसी विशेष बैठक हेतु ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं का न्यूनतम 5वां भाग यानी 20% मतदाता एक आवेदन में हस्ताक्षर कर जिला पंचायती राज पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी बैठक की नोटिस जारी होने की तिथि के 15वें दिन के अंदर विशेष बैठक आयोजित करेंगे। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु अविश्वास प्रस्ताव मुखिया जी के निर्वाचन होने प्रथम बैठक यानी शपथ ग्रहण के प्रथम 2 वर्षों तक तथा ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अंतिम 6 महीनों के शेष रहने के दौरान नहीं लाया जा सकता है। नियमानुसार मुखिया का अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित नहीं होता है तो अगले 1 वर्ष की समय अवधि के भीतर पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अब उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव धारा 18(4)(2) में उल्लिखित है, कैसे होगा? उप मुखिया को ग्राम पंचायत के विशेष तौर पर इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में मुखिया सहित निर्वाचित कुल ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या में से साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। ऐसी विशेष बैठक बुलाने हेतु ग्राम पंचायतों के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से आवेदन मुखिया को दी जाएगी। आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 7 दिनों के अंदर मुखिया ग्राम पंचायत कार्यालय में इस प्रस्ताव पर विचार हेतु विशेष बैठक बुलाकर उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुखिया की तरह ही उप मुखिया के विरुद्ध भी पदावधि प्रथम बैठक यानी शपथ ग्रहण के प्रथम 2 वर्षों तथा कार्यकाल के अंतिम 6 महीनों के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। नियमानुसार उप मुखिया का विश्वास प्रस्ताव यदि पारित नहीं होता है तो अगले 1 वर्ष की कालावधि के भीतर पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। मुखिया उप मुखिया को सरकार द्वारा हटाया जाना धारा 18(5) में उल्लिखित है। अधिनियम के प्रावधानानुसार सरकार के विचार में यदि कोई मुखिया अथवा उप मुखिया बिना समुचित कारण के लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहने या जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन करने से इनकार करने, उपेक्षा करने, शक्तियों का दुरुपयोग करने, कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने तथा शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होने, किसी आपराधिक मामलों का अभियुक्त होने के कारण 6 माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो ऐसे मुखिया या उप मुखिया को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत सरकार हटा सकती है। निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने के फलस्वरूप हटाए गए मुखिया या उप मुखिया हटाए जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले 5 वर्षों तक उम्मीदवार होने का पात्र नहीं होगा। शेष आरोपों के आधार पर हटाया गया मुखिया या उप मुखिया ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में उसकी शेष अवधि के दौरान पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों का त्याग पत्र जो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकते हैं वो धारा 19 में उल्लेख